Yes, hello students. In previous lecture we were talking about we were discussing about the Rutherford experiment, and there are conclusion of alpha scattering experiment और Rutherford experiment. ऑब्जर्वेशंस हम स्टडी कर चुके थे और हम कंक्लूजन की बात कर रहे हैं. ये मैंने पहले ही लिख लिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल पार्ट है. ठीक है, तो प्रीवियस 2 डेज़ में मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है. अगर हम लिख रहे हैं उसी टाइम पर तो बहुत ज़्यादा थ्योरी है. ठीक है, तो इससे टाइम सेव हो जाएगा हमारा. ठीक है, हम कम टाइम का वीडियो बना लेंगे जिससे कि क्या होगा कि आपको ईजी रहेगा. ठीक है, और लैंग्वेज तो वही लिखना है, तो इसलिए मैंने ये थियोरेटिकल पार्ट है. जहाँ कोई कैसा कोई स्पेसिफिक कुछ समझने वाला वैसा पार्ट होगा, मैथमेटिकल पार्ट होगा, तो वो मैं साथ ही लिखेंगे. ठीक है, लेकिन ये थियोरेटिकल पार्ट था, फिक्स्ड है स्टेटमेंट्स. ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया. ठीक, तो कंक्लूजन क्या है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स के कंक्लूजन जो ऑब्जर्वेशन थे उन्हीं के बेस पर कंक्लूजन है. जैसे पहला फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ट स्टेट. वो हमने लिखा था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, एटम से पास गो थ्रू हो जाते हैं, पास्ड हो जाते हैं थ्रू द मेटल फॉयल इंडिकेट्स. इससे क्या इंडिकेट होता है, द मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, यानी कि वो वैकेंट है, खाली है. ठीक है, स्पेस एम्प्टी है उसका. अगर वहाँ पर कुछ मटेरियल होता तो क्या होता, कोलिजन होता, डाइवर्जन होते, डिफ्लेक्शंस होते, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है. इट मीन्स वो खाली स्पेस है. ठीक है, जैसे किसी बॉल को थ्रो करें, अगर सामने कुछ है मटेरियल, वॉल है या कोई डेस्क है या कुछ एनीथिंग है, अलमीरा है या कुछ भी है, तो वो बॉल क्या हो जाएगी, कोलिजन होगा और वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो, मतलब कुछ भी चेंज हो सकते हैं उसमें, उसके पाथ में डिफ्लेक्शन आ जाएगी. लेकिन अगर एयर ही एयर है, ठीक है, तो एयर में क्या होगा, वो ईजिली क्या होगी, स्ट्रेट मूव करेगी. हाँ, थोड़ा बहुत वहाँ पे एंगल का वेरिएशन हो सकता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एयर. ठीक है, थोड़ा बहुत डेविएशन हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत स्लाइटली होंगे. ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी है. तो मैक्सिमम वही लिखा था कि अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डेविएशन या बहुत स्लाइटली नेग्लिजिबल डेविएशन के साथ आगे पास कर जाते हैं. इसका मतलब है कि एम्प्टी होता है. दूसरा, द फैक्ट दैट फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड लार्ज एंगल, मतलब मोर देन 90 एंगल से भी कुछ बहुत ही कम पार्टिकल्स. इसका ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है द प्रेजेंस ऑफ ए हैवी, मतलब एक कोई हैवी मास, अभी बताया ना, जैसे कोई हैवियर ऑब्जेक्ट होगा, हैवियर चीज़ होगी और बॉल के सामने आएगी तो बॉल में ज़्यादा डेविएशन होगा. और अगर कोई लाइट ऑब्जेक्ट या लाइट कोई चीज़ आएगी बहुत ही लाइट वेट, ठीक है, जैसे एयर है, तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा बॉल के पाथ पर या नेग्लिजिबल इफेक्ट होंगे. तो हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है. और पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तभी वो उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन हो रहा है. अगर डिफ्लेक्टेड नहीं होते, अट्रैक्टेड होते, तो इसका मतलब कौन सा चार्ज होता, मतलब सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होते, तो क्या होता, वो डिफ्लेक्शन टुवर्ड सेंटर होता है. इट मीन्स अब नेगेटिव चार्ज अंदर होता, यानी न्यूक्लियस में, मतलब सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है. क्यों, क्योंकि सारे अल्फा पार्टिकल एटम से दूर भागते हैं, मतलब दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं. अगर वो टुवर्ड्स सेंटर की तरफ मूव करते, यानी फॉयल की तरफ ही उनका अट्रैक्शन रहता, इट मीन्स सेंटर पर नेगेटिव चार्ज है. लेकिन हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये इंडिकेट करता है. ठीक है, फॉर सच लार्ज डिफ्लेक्शंस टू अकर. अब ऐसा डिफ्लेक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा पार्टिकल मस्ट हैव कम क्लोजर और टू कोलॉइड विद ए मैसिव या हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी. उसे इतना डेविएशन तभी अल्फा पार्टिकल में हो सकता है जब वो किसी हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से कोलॉइड करे या उसके पास आए, तभी उसमें डेविएशन हो सकते हैं. ये उसका कंक्लूजन था. ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, द फैक्ट दैट 1 in 20,000, वही जो मैंने आपको बताया था अप्रोक्स 20,000 हैव डिफ्लेक्टेड एट 180 और नियरली 180, या तो एग्जैक्टली बाउंस बैक हो जाता है या नियरली 180 डिग्री का होता है. ऐसा क्यों होता है, दिस इंडिकेट्स दैट स्पेस. ठीक है, वैसे बुक्स में तो वैसे वॉल्यूम लिखा होता है, पर ये स्पेस होगा. ठीक है, मेनली स्पेस ही है. दैट स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज़ वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू द टोटल वॉल्यूम या टोटल स्पेस ऑफ द एटम. ठीक है, एटम का जितना भी स्पेस है उसके कंपेरिजन में न्यूक्लियस का स्पेस बहुत ही छोटा है. ठीक है, बहुत छोटा क्यों है, क्योंकि बहुत ही कम पार्टिकल बाउंस बैक होते हैं. अगर वो बड़ा साइज़ का होता तो क्या होता, उसमें ज़्यादा कोलिजन होते, ज़्यादा पार्टिकल्स के कोलिजन होते, तो वो क्या होता, ज़्यादा पार्टिकल्स बाउंस बैक करते हैं. ठीक है, लेकिन अभी उसमें केवल एक ही पार्टिकल बाउंस बैक करता है. इसका मतलब वो बहुत छोटी सी जगह में प्रेजेंट है, वेरी स्मॉल टिनी एरिया है उसका. ठीक है, जिसमें वो प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज.
ठीक, इसीलिए बहुत ही मतलब बहुत कम, यानी एक ही पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 कोई बाउंस बैक करता है। ठीक है, अब ये कंक्लूजन के बाद उसने क्या किया रदरफोर्ड ने कि कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन देखे सारा कुछ, और उसने एक मॉडल बना दिया एटम का। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन्स रदरफोर्ड प्रपोज्ड एन एटॉमिक मॉडल। उसने एक एटॉमिक मॉडल बताया कि हाँ ऐसा होगा। द मेन पोस्टुलेट्स का मतलब होता है एजम्पशंस या थॉट ऑफ द साइंटिस्ट, यानी रदरफोर्ड सोच रहा है कि ऐसा ऐसा होगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो उसने अपने पोस्टुलेट्स का मीनिंग ये होता है, ठीक है, कि थॉट है उसका साइंटिस्ट का, है या नहीं है वो नहीं पता, लेकिन एक्सपेरिमेंट ऐसा बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशंस वो ऐसा कह रहा है, उसका ये थॉट है। ठीक है, इसलिए हम पोस्टुलेट्स वर्ड लिखते हैं या एजम्पशंस वर्ड लिखते हैं या थॉट वर्ड लिखते हैं। तो केमिस्ट्री में तो पोस्टुलेटिव वर्ड ज़्यादा चलता है। ऑफ दिस मॉडल आर, तो क्या क्या है उसने, पहला पॉइंट क्या लिखा है उसने कहा कि मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज। मोस्ट ऑफ द मास यानी कि जो भी एटम का मास है, क्योंकि उस टाइम तक तो केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही डिस्कवर्ड थे, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में हैवियर था, बहुत ज़्यादा हैवियर था, इसलिए उसने ऑलमोस्ट मास लिखा। मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेटेड एट द सेंटर, यानी ऑफ एन एटम इज़ कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन, या जिसे सेंटर भी कह सकते हो, एंड वाज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। उसे क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा उसने। ठीक है, कि वह न्यूक्लियस है, सेंटर। ठीक, उसके बाद उसने दूसरा पॉइंट क्या लिखा, दूसरा पोस्टुलेट क्या कहा, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। अभी जैसा कंक्लूजन निकला वैसे ही उसने रिजल्ट लिख दिया इसका, कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू द साइज ऑफ द एटम। ठीक है, एटम के साइज़ के कंपैरिजन में, ठीक, उसका साइज़ क्या है, एटम के कंपैरिजन के उसमें बहुत ही छोटा है, एटम के साइज़ से बहुत ही छोटा है। ठीक है, और वैल्यू भी बताई उसने कि ऐसा नहीं है, वैल्यू भी बताया एक्सरे स्पेक्ट्रम्स या दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब दूसरी टेक्निक्स के थ्रू, एक्सरे ही मेनली यूज़ किया, तो उस टेक्निक के थ्रू उसने बताया कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज़ अबाउट 10⁻⁻13 सेंटीमीटर या 10⁻⁻15 मीटर। कुछ बुक्स में इसमें डायमीटर भी लिखा होता है, लेकिन वो डायमीटर गलत है। ठीक है, रेडियस ही डिफाइन होता है बुक्स। ठीक है, मेन जो वर्ड है वो रेडियस है। ठीक है, लेकिन कभी कभी डायमीटर भी लिख देते हैं। ठीक, वैसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रेडियस और डायमीटर क्या होंगे, एक दूसरे के बस हाफ ही तो होता है, डायमीटर इक्वल टू 2r होता है। ठीक है, अब रेडियस अगर इस रेंज का तो डिवाइड बाय 2 करूँगा, तो यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी, जैसे 2 × 10⁻⁻15 डिवाइड बाई 2, ठीक है, या मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 × 2 क्या होगा, 4 × 10⁻⁻15 होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में बहुत ज़्यादा मतलब पावर में कोई डिफरेंस नहीं आया, तो पावर में कोई डिफरेंस नहीं आता है मेनली, इसलिए अगर डायमीटर भी लिखा है तो चल जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल वर्ड था वो रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट दिस वन, 10⁻⁻15 मीटर, वाइल द एटम हैज़ ए रेडियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻8 सेंटीमीटर या 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि एटम का साइज 10⁵ टाइम्स, एटम इज 10⁵ टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के साइज से 10⁵ टाइम्स बड़ा होगा। यानी अगर न्यूक्लियस 1 मीटर का है तो एटम 10⁵ मीटर, 10⁵ मीटर मीन्स 100 किलोमीटर, यानी एटम का साइज़ अगर 100 किलोमीटर है तो उसके अंदर न्यूक्लियस केवल 1 मीटर का होगा, 1 मीटर। ठीक है, यानी ये बहुत ही स्मॉलर साइज़ होता है एज़ कम्पेयर टू द एटम, वेरी वेरी स्मॉल साइज़, लेकिन उसमें न्यूक्लियर पावर इतनी ज़्यादा होती है, यानी कि प्रोटॉन की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस तक भी, 1 मीटर का न्यूक्लियस 100 किलोमीटर की डिस्टेंस तक के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इतना पावरफुल होता है। तो कभी कभी क्या करते हैं बुक्स में कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियर। ठीक है, न्यूक्लियस का रेडियस। ठीक है, तो मैंने एक न्यूक्लियस का, ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला लिख दिया है, आर इज़ द स्मॉल, ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, कुछ भी लिखा हो सकता है बुक्स में, स्मॉल आर भी लिखा हो सकता है, और ये R0 लिखा हो सकता है स्मॉल। ठीक है, ये तो कैपिटल ही रहेगा 1/3। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी लिखा हो सकता है, स्मॉल आर या कैपिटल आर। ठीक है, तो R इज़ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, स्मॉल आर भी हो सकता है, और ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है R0 1.33, यानी कांस्टेंट वैल्यू 1.33 × 10⁻⁻15 m, या इसे फर्मी भी कहा जाता है, 10⁻⁻15 मीटर इज़ नोन एज फर्मी, 10⁻⁻15 मीटर इक्वल टू 1F या फर्मी। ठीक है, 1F लिखा जाता है या 1 फर्मी, वैसे पूरा वर्ड ही लिखते हैं फर्मी, क्योंकि F तो फैराडे कांस्टेंट से भी रिलेटेड हो सकता है, इसलिए 1 फर्मी ही लिखते हैं पूरा।
पर फिर भी हो सकता है 1f लिखा हो रेडियस से रिलेटेड, ठीक है। तो ये होता है रिलेशन। तो आर नोट क्या है, आर नोट एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ए क्या है, ए इज़ द एटॉमिक मास या मास नंबर ऑफ द एटम, ठीक है। ए मास नंबर ही मेनली यूज़ करते हैं, एटॉमिक मास तो मैंने लिख दिया है, वैसे मास नंबर ही होता है। मास नंबर इज़ द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये होता है ये मास नंबर। तो ये फॉर्मूला मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रदरफोर्ड ने डिफाइन किया था, नहीं, ये फॉर्मूला तो अलग से मैंने लिखा है कि कभी कोई न्यूमेरिकल है उसमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको इसका यूज़ करना पड़ सकता है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस डिस्कस कर रहे थे इसलिए मैंने लिख दिया। इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं बताया था कि ऐसा फॉर्मूला है, ठीक है, ये तो बाद में किसी दूसरे साइंटिस्ट ने रिलेटेड किया होगा, ठीक है, वो हमने यूज़ किया है, ठीक। नेक्स्ट अगला मॉडल का इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस, वो तो पहले भी लिखा हुआ था, वही कंक्लूजन का रिजल्ट, मोस्ट ऑफ द स्पेस आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, यानी न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस तो पूरा डेंस है लेकिन न्यूक्लियस के बाहर जितना भी स्पेस है एटम का वो सब क्या है, ऑलमोस्ट एम्प्टी है, खाली जगह है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज, आपका अपने कहेंगे कि सर बाहर तो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का साइज नेग्लिजिबल होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का साइज़ डिफाइन नहीं है, नेग्लिजिबल है, ठीक, इसीलिए वहाँ पर स्पेस ऑलमोस्ट समझिए कि खाली ही रहता है। नेक्स्ट उसके बाद उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में भी कहा, क्या कहा इलेक्ट्रॉन के बारे में, द इलेक्ट्रॉन्स इक्वल इन नंबर टू द नेट न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी किसके इक्वल होगी, नेट न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज, यानी न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी। क्यों? बिकॉज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। और वो क्या करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं विद फास्ट स्पीड। रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, चारों ओर तो नहीं, अराउंड द न्यूक्लियस कहा है, विद फास्ट स्पीड जस्ट लाइक द प्लेनेट अराउंड द सन, जैसे कि प्लेनेट सन के अराउंड। बस डिफरेंस कितना है प्लेनेट में और इसमें, प्लेनेट चार्ज नहीं होते हैं, सन चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन है उसी तरह से, ठीक है। तो इसलिए इसे नाम भी लिख देते हैं, प्लेनेटरी मॉडल भी कहा जाता है, इट इज़ आल्सो नोन एज प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम। यानी क्यों? क्योंकि ये प्लेनेट से रिलेटेड है, हमारे यूनिवर्स के जो, हमारी गैलेक्सी के जो प्लेनेट हैं वो एक सन के चारों, जनरली ऐसे ही होता है कि जिस स्टार के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, तो सन के चारों रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसी तरह से उसने इसे कंपेयर किया, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने लिखा है, रदरफोर्ड ने कंपैरिजन किया है, ठीक है, कि इट इज़ लाइक जस्ट लाइक द प्लेनेट अराउंड द सन, उसने वर्ड लिखे हैं ये, ठीक है। तो यानी प्लेनेटरी मॉडल भी लिखा जाता है, कुछ साइंटिस्ट से प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगला क्या है, उसके बाद उसने उसकी फोर्सेस के बारे में बताया, देयर इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है और बाहर जो सराउंड कर रहा है वो कौन है, राउंड अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन उसने इसे लिखा हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड भी लिखा हो सकता है, लेकिन मेनली तो उसने ये लिखा, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। फिजिक्स में ये सब पढ़ोगे, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल, ये सब फोर्स फिजिक्स में पढ़ोगे, यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसे मैं बता देता हूँ, ये स्यूडो फोर्स होता है, लिख दिया मैंने इसलिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स होता है, हम इमेजिन करते हैं इस फोर्स को, और टुवर्ड्स द आउटसाइड, ये आउटसाइड की तरफ लगता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब एक न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उस पर एक इमेजनरी फोर्स हम एज्यूम करते हैं कि वो इमेजनरी फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियर अट्रैक्शन से बाहर जाना चाहता है, ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ, तो उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइजिंग ड्यू टू द फास्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हम क्यों एज्यूम करते हैं, ड्यू टू द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पीड की वजह से हम इसे एज्यूम करते हैं कि ये बाहर डायरेक्शन में लगेगा, और ये बैलेंस्ड हो रहा है, बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, स्यूडो फोर्स लग रहा है, इट इज़ बैलेंस द कूलम्बिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन, बैलेंस इज द कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या प्रेजेंट, इट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है टुवर्ड द सेंटर, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, टुवर्ड द सेंटर होता है, टू द मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इस पर एक स्यूडो फोर्स जो बाहर की तरफ वर्क कर रहा है, और इस पर एक रियल सेंट्रीपिटल फोर्स जो कूलम्बिक फोर्स की वजह से प्रोवाइड किया जाता है टू द, ठीक है, मतलब कूलम्बिक फोर्स का रिजल्ट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो टुवर्ड्स द सेंटर मूव कर, और दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी, दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, और दोनों ही फोर्स मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होते हैं, ड्यू टू द मूविंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर,
ठीक। और ये तो मैंने डिटेल लिखा है एडिशनली आपको समझाने के लिए। तो फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स स्टेबल इन इट्स पाथ। तो आप अभी आगे एक रिलेशन स्टडी करेंगे बिटवीन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि ये रिलेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू या कुलम्बिक फोर्स से जो ये स्यूडो फोर्स बाहर की तरफ या अंदर सेंटर की तरफ जो जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से, ठीक है, इनर टुवर्ड सेंटर और आउटसाइड द डायरेक्शन, आउटसाइड डायरेक्शन बाहर की तरफ जो फोर्स हो रहा है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को बोर्स थ्योरी में स्टडी करेंगे। किस में यूज पढ़ेंगे? बोर्स थ्योरी में। यानी इस पॉइंट को द पॉइंट वाज यूज्ड बाय बोर, दिस पॉइंट वाज यूज्ड बाय बोर। ठीक है, ये पॉइंट बोर ने यूज़ किया था, ये वाला पॉइंट लास्ट। ठीक है, लास्ट पॉइंट, दिस लास्ट लिख देता हूँ मैं, लास्ट पॉइंट। तो ये लास्ट पॉइंट बोर ने यूज़ किया। यानी कभी कोई अगर क्वेश्चन पूछता है कि क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो डेरिवेशन होगा ना इसका, कि एक एम मास का वो वन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एम मास मूविंग विद वी वेलोसिटी विद चार्ज माइनस 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट आर डिस्टेंस। ठीक है, इस तरह का ये जो डेरिवेशन होगा ये बोर्स में लिखा होता है, बोर्स थ्योरी में। ठीक है, आपको हर बुक में बोर्स थ्योरी में ही लिखा मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये बोर्स ने ओरिजिनेट नहीं किया। ये डेरिवेशन किससे रिलेटेड है? रदरफोर्ड ने ये पहले बता दिया था। मैं यहाँ वो अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसका यूज़ ही वहीं पर होना है। ठीक है, बोर्स थ्योरी में, और क्योंकि इसमें एनर्जी और वेलोसिटी और रेडियस उसका भी यूज़ होगा, तो इसलिए सारा कुछ एक साथ बता दूंगा। तो मैंने यहाँ पर ये इसलिए लिख दिया है कि अगर कोई पूछता है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या कोलम्बिक फोर्स का स्टेबिलिटी का जो कंसेप्ट था वो किसने प्रोवाइड किया? नॉट बाय द बोर। वो बोर ने प्रोवाइड नहीं किया, बोर ने तो बस इसे यूज़ किया। ये बोर्स थ्योरी में भी लिखा मिलेगा, द पॉइंट आल्सो प्रेजेंट इन, दिस पॉइंट इज आल्सो प्रेजेंट इन बोर्स थ्योरी। क्यों? क्योंकि बोर्स ने इसी पॉइंट को रदरफोर्ड की थ्योरी से लिया है और यूज़ किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ये तो थ्योरी तो हो गई, उसने अपना मॉडल बता दिया, सब कुछ बता दिया कि हाँ ऐसा एटम होगा, सब कुछ होगा। लेकिन आपको पता ही है ड्रॉबैक्स। ठीक है, हर थ्योरी में दूसरे साइंटिस्ट होते हैं जो क्वेश्चन अराइज करते हैं। ठीक है, अब वो अपने अपने क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, तो अब वो उससे पूछ रहे हैं रदरफोर्ड से कि बताइए, इसे एक्सप्लेन करिए, इसे एक्सप्लेन करिए। तो इसी तरह से उसके 2-3 मेन ड्रॉबैक्स हैं रदरफोर्ड के। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं? चलिए पहला ड्रॉबैक बात करते हैं। कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका। अब एटम की स्टेबिलिटी, एटम तो स्टेबल है, उसका ये कन्फ्यूज़न कहाँ से क्रिएट होता है कि वो स्टेबल नहीं है या एटम की स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है? मैं वही बता रहा हूँ ना, दूसरे साइंटिस्ट क्वेश्चन अराइज करते हैं दूसरे की थ्योरी पर। ठीक है, कोई एक थ्योरी लिखता है या बताता है कुछ, तो दूसरे साइंटिस्ट उसमें टांग अड़ाते हैं। ठीक है, सभी जगह ही ऐसा होता है। तो वो दूसरे उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं कि बताइए ऐसा क्यों है या क्यों नहीं है। तो ऐसा ही क्या किया किसने? मैक्सवेल ने उस टाइम पर एक थ्योरी प्रोवाइड की थी जिस टाइम ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। मतलब ये सब जो डिस्कशन चल रहा है, ये सब जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में चल रहा है, ये 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में चल रहा है। यानी कि 1901, 1902, 1905, ठीक है, तो 1910, तो 1912, 1915, इस तरह से। मतलब ये स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये सब कैलकुलेशंस चल रही हैं। ठीक है, कोई अपनी कुछ थ्योरी लिख रहा है, कोई किसी ने कुछ पहले लिखा हुआ है। तो और थोड़ा सा और पीछे जाएं तो ये सब चल रहा है 1880, यानी 19वीं शताब्दी के ऑलमोस्ट एंड में। ठीक है, मतलब 1870, 1880, 1890, तो बस यहीं से ही ये चल रहा है और ये सब डिस्कशन चल रहा है। उसी में मैक्सवेल ने अपनी एक थ्योरी दी हुई थी, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल। अभी हम आगे इसे लिखेंगे क्योंकि इसका यूज़ होना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल का थोड़ा सा यूज़ होना है। ठीक, तो इसलिए हम इसे आगे लिखेंगे, अभी नेक्स्ट उसमें आएगा। तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? इफ़ ए चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेटेड एमिट रेडिएशन, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है
ठीक है, यानी कि मूव करता है तो वो क्या करेगा, एमिट रेडिएशन, रेडिएशन रिलीज़ करेगा। देयरफॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, अगर किसी ऑर्बिट में या किसी प्लेस में इलेक्ट्रॉन है, विल एमिट रेडिएशन, तो उसे क्या करना चाहिए, रेडिएशन एमिट करना चाहिए। द एनर्जी कैरिड बाय द रेडिएशन कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक मोशन, तो वो एनर्जी उसमें कहाँ से आएगी, रेडिएशन में एनर्जी कहाँ से आएगी, फ्रॉम द मूविंग इलेक्ट्रॉन। मास एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी जनरेट तो नहीं की, प्रोड्यूस तो नहीं किया एनर्जी, उसके इलेक्ट्रोकाइनेटिक एनर्जी तो जिससे वो मूव कर रहा था वही एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में चली गई, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी को एज रेडिएशन रिलीज़ कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल। और ये करेक्ट है, ये ऐसा नहीं है कि इनकरेक्ट है, मैक्सवेल थ्योरी इज़ करेक्ट। ठीक है, अगर आप किसी नेगेटिव पार्टिकल, मतलब एक नेगेटिव चार्ज हैवी बॉडी को, लार्ज साइज बॉडी को, नेगेटिव चार्ज बॉडी है अगर वो, तो उसे एक्सेलरेट करते हैं किसी पॉजिटिव चार्ज के अराउंड में, तो वो डेफिनेटली कुछ टाइम बाद उस पर उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके साथ कोलैप्स कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज में जाकर मिल जाएगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूसली वो वेलोसिटी उसकी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, बिकॉज इट एमिट रेडिएशन। तो विल एमिट रेडिएशन, द एनर्जी कैरिड बाय द रेडिएशन कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन मोशन, द ऑर्बिट विल दस कंटिन्यू टू श्रिंक। अब ये ऑर्बिट क्या हो जाएगा, एज अकॉर्डिंग टू द फिगर। ठीक है, ये हमने फिगर बनाई हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट का साइज श्रिंक हो रहा है, छोटा होता जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, कन्वर्टेड इनटू, यानी कि मैं लिख देता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, रेडिएशन रिलीज़ कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज़ करके इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है इलेक्ट्रॉन की, और धीरे 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 उसका पाथ, जो सर्कुलेशन पाथ है, ठीक है, या ऑर्बिट है, वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन वुड अल्टीमेटली कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फाइनली इस न्यूक्लियस में जाकर क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, मिल जाएगा, यानी कि एग्जिस्टेंस ख़त्म, क्योंकि न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन रहता नहीं है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों चार्ज एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आएंगे, दोनों कंबाइन हो जाएंगे और एटम का एग्जिस्टेंस ख़त्म। ठीक है, और ऐसा कब हो जाएगा, इट शुड टेक एन इलेक्ट्रॉन ओनली 10⁻⁸ सेकेंड टू स्पायरल इनटू द न्यूक्लियस, और इसमें केवल 10⁻⁸ सेकेंड लगना है। यानी कि कैलकुलेशंस के बेस पर जब उसने ऑब्ज़र्व किया इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अप्रोक्स की इतनी वेलोसिटी होगी, इतना साइज़ है एटम का, तो उसमें ये 10⁻⁸ सेकंड में ही कोलैप्स कर जाएगा। यानी कि 1 सेकंड तक भी एटम को ज़िंदा नहीं रहना चाहिए, उसे डेड हो जाना चाहिए, यानी कि एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाना चाहिए। दिस मीन्स एन एटम शुड कोलैप्स बट दिस डज़ नॉट हैपन, ऐसा होता ही नहीं है। एक एटम आज भी है, जब तक आप उसका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कराते हैं, एक कंटेनर में आप उसे रखिए, वो आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, मिलियन ट्रिलियंस ईयर्स के बाद भी रहेगा, यानी इनफाइनाइट टाइम तक वो ऐसा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, वो मतलब क्या है, स्टेबल स्पीसीज़ है एटम, ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं होता है वो, यानी कि प्रॉब्लम थी। तो अब इसे एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया रदरफोर्ड से कि एक्सप्लेन करिए कि ये क्या प्रॉब्लम है, तो रदरफोर्ड के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद बात वैसे आगे आएगा इसका एक्सप्लेनेशन, ऐसा नहीं है कि इसका एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। मैंने भी कहा ना, मैक्सवेल की थ्योरी को लार्ज पार्टिकल पर वैलिड होती है। मैक्सवेल थ्योरी किस पर वैलिड होती है, लार्ज साइज पार्टिकल्स पर, मतलब बहुत बड़े बड़े साइज़ के जो पार्टिकल्स होंगे, जो विजिबल होंगे, मतलब आई से विजिबल हो जाएं, ऐसे पार्टिकल्स के लिए वैलिड होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन आई से विजिबल, नेक्ड आई से विजिबल नहीं होता, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कि वो इसे फॉलो नहीं करता, वो पढ़ेंगे आगे क्या है क्या नहीं। उसके बाद दूसरा ड्रॉबैक क्या था, इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। अब उसने ये तो बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करेंगे विद फास्ट स्पीड, लेकिन कितना डिस्टेंस पर रिवॉल्व करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही प्लेस पर होंगे, ठीक है, या कुछ एक साथ साथ होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या अरेंजमेंट होगा उनका, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इससे एक्सप्लेन नहीं हुआ। रदरफोर्ड को पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहना चाहिए, कितनी डिस्टेंस पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या वो इनफाइनाइट साइज़ हो जाएगा इस तरह से, तो क्योंकि उसने कहा कि अराउंड द न्यूक्लियस, तो अराउंड द न्यूक्लियस तो बहुत दूर तक है, इनफाइनाइट प्लेस तक जा सकता है अराउंड द न्यूक्लियस, स्पेस ही स्पेस है उसमें, तो क्या इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो उससे उसके बारे में पता नहीं था कि वो क्या एक्सप्लेन करे उसे।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब उसके बाद इसका तीसरा एक और ड्रॉबैक आता है। थर्ड ड्रॉबैक क्या है इसका? इट आल्सो फेल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन डेफिनेट लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मैंने कहा ना, उसी टाइम पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, डिफरेंट साइंटिस्ट वर बिजी, ठीक है, वेरियस साइंटिस्ट इन वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। और क्यों बिजी थे? क्योंकि सभी कैलकुलेट करना चाह रहे थे, सभी को नोबेल प्राइज़ चाहिए, सब स्कॉलर्स थे, सब रिसर्च कर रहे थे, ठीक है, किससे रिगार्डिंग? एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो सकते थे, जिस साइंटिस्ट के पास जितना भी नॉलेज था वो सब यूज़ कर रहा था टू कैलकुलेट द साइज, अरेंजमेंट एंड द वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट द एटम, ठीक है। तो उसी टाइम पर ये ऑब्जर्वेशन चल रहा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, ठीक है, कि हाइड्रोजन कैसा स्पेक्ट्रम अभी क्या होता है स्टडी करेंगे आगे, ठीक है। तो वो ये सारे पॉइंट आएंगे। मैंने कहा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैक्सवेल थ्योरी क्या है वो भी स्टडी करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है वो भी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कौन ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक है, रिडबर्ग का उसमें नाम आता है, ठीक है, रिडबर्ग, लाइमन, बाल्मर, इन सब साइंटिस्ट का नाम आता है, ठीक है। तो इन्हीं साइंटिस्ट का रोल है, पास्चन है, ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये सब साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। आउट ऑफ दिस कुछ मैथमेटिशियन थे, ठीक है, सम आर फिजिसिस्ट, ठीक है। केमिस्ट तो मुझे नहीं लगता कि रेयरली ही कोई केमिस्ट होगा। ये सब जो चैप्टर है ये मेनली एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में आप इसे स्टडी करोगे, लेकिन एटम वर्ड हमारा केमिस्ट्री में यूज़ होता है, इसलिए हम इसे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो मेनली ये जितना साइंटिस्ट हमने लिखे हैं, ठीक है, आइंस्टाइन लिखेंगे, ठीक है, या मैक्सवेल लिखा है, या रदरफोर्ड लिखा है, या ये सब, मतलब एक दो साइंटिस्ट को छोड़ दो, अदरवाइज सभी ऑल आर फिजिसिस्ट, सभी फिजिसिस्ट हैं, क्योंकि ये फिजिक्स का ही पार्ट है ये सब चीज़ें, वेव या ये सब चीज़ें। तो वही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में वही फिजिसिस्ट या मैथमेटिशियन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ये सब हमें स्टडी करना है, ठीक है, पढ़ेंगे हम इसे 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, और क्यों एक्सप्लेन नहीं कर सकता हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ऐसा क्या है, वो सब भी स्टडी करेंगे। अब हम पहले बात करते हैं, मैंने कहा ना एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये हुआ EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या, हम इसे क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि इसका रिलेशन है। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन, मैक्सवेल ने बाकी कुछ गलत बताया हो या ना बताया हो, लेकिन ये सही बिल्कुल बताया है, मतलब बाकी कुछ उसने बोल दिया है कि वो ये ठीक है, मैक्सवेल की थ्योरी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, वो बाद में पता चलेगा, लेकिन मैक्सवेल ने अपने टाइम के अकॉर्डिंग ठीक कहा, क्योंकि उस टाइम तक इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं थी। और उसने ये कहा कि रेडिएशन एनर्जी रिलीज़ होती है, तो इस रेडिएशन एनर्जी से ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का रिलेशन है, और उसी से ही ये सॉल्व होता है। यानी बोर्स थ्योरी इन्हीं सब पर बेस्ड है। तो बोर्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी का यूज़ किया है, ठीक है, उसने प्लैंक थ्योरी जो आगे पढ़ेंगे उसका यूज़ किया है, उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो थे उनका यूज़ किया है। तो ये सब यूज़ करने के बाद, यूज़ करना मतलब बोर्ड ने समझिए कि अपने आप तो बहुत ही कम काम किया है, उसने दूसरे साइंटिस्ट की थ्योरीज़ को लिया है, पकड़ा है, और उनके बेस पर अपना एटॉमिक मॉडल अपना पोस्टुलेट कर दिया है। खुद के उसके एक्सपेरिमेंट बहुत कम है, ठीक है, बोर्ड्स के, लेकिन हाँ दूसरे की थ्योरी को उसने बहुत अच्छे से यूज़ किया है, और वो सबसे परफेक्ट मॉडल उसने ऑलमोस्ट उस टाइम का अपना परफेक्ट मॉडल बना दिया। उसके बाद तो काफ़ी ईयर्स बाद उसमें चेंजेस आते हैं, अदरवाइज़ वो सही ठीक मॉडल था, मतलब मैक्सिमम चीज़ों को वो एक्सप्लेन कर सकता था, ठीक है। ये तो ये EMR के बारे में क्या है वो ये हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, ठीक है, वो हम स्टडी करते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैक्सवेल ही था जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी ये बताई थी, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में सिर्फ वही स्टडी कर रहा था, नहीं, दूसरे अदर साइंटिस्ट भी थे, जैसे न्यूटन, फिजिसिस्ट, ठीक है, मैंने पहले कहा ना सारे ऑलमोस्ट फिजिसिस्ट ही इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन ने क्या कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, उसने कहा ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी इसकी, न्यूटन की। कॉर्पस्कुलर का मतलब होता है पार्टिकल्स, पार्टिकल्स को ये कॉर्पस्कल कहा जाता है, कॉर्पस्कल, ठीक, और इसीलिए कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहा जाता है, ठीक, न्यूटन की। तो लाइट मतलब जो लाइट के बारे में बात करें, लाइट का इससे रिलेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेशन है, बिकॉज लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक
ठीक है, इसलिए लाइट के, यानी कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, लाइट क्या है, उसके बाद यानी सन से जो लाइट आती है विजिबल लाइट, उसके बारे में, विजिबल, इंफ्रारेड या ये सब जो भी चीज़ें थी उसके बारे में ऑब्जर्वेशन चल रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट क्या है, लाइट वाज सपोज टू बी मेड अप ऑफ पार्टिकल। उसने कहा कि लाइट पार्टिकल से बनी हुई है, ठीक है, और पार्टिकल्स को वहाँ पर उसने अपनी लैंग्वेज में कॉर्प्यूस्कल लिखा, जिसे इसलिए कॉर्प्यूस्कुलर थ्योरी कहा जाता है इसे। तो ये पार्टिकल वर्ड ही लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। द थ्योरी, अब ये थ्योरी से क्या बेनिफिट है, द थ्योरी कुड सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइट में रिफ्रैक्शन कैसे होता है या रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इसे आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। न्यूटन ने एक्सप्लेन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर कि लाइट इज़ मेड अप ऑफ पैकेट्स, लाइट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल, उससे एक्सप्लेन हो गया। बट फेल्ड टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, ठीक है। डिफ्रैक्शन या ये सब प्रॉपर्टी किसकी होती हैं, ये सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइट में। लाइट में ये दोनों ये प्रॉपर्टी होती हैं, कौन कौन सी, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, उसमें डिफ्रैक्शन होता है, उसमें इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर के बेस पर इंटरफ्रेंस बताना पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। इंटरफ्रेंस मतलब क्या होता है, दो वेव्स क्या कर जाती हैं, कोइंसाइड हो जाती हैं, कोइंसाइज हो जाती हैं, ठीक है, और कोइंसाइज होने के बाद में उनमें क्या होता है, रीइंफोर्स हो जाती है, उसे रीइंफोर्स कहा जाता है, कोइंसाइज की बेटर है रीइंफोर्स। तो टू वेव्स रीइंफोर्स, दो वेव्स रीइंफोर्स हो जाती हैं और एक बन जाती है, तो उसे कहते हैं इंटरफ्रेंस, ठीक है। तो इस तरह से, तो पार्टिकल तो ऐसा नहीं होगा, अगर उसका पार्टिकल नेचर है तो दो पार्टिकल कैसे मर्ज हो जाएंगे, ठीक है, और एक बन जाएगा पार्टिकल, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये मतलब थे ड्रॉबैक्स थे उसके न्यूटन थ्योरी के। अब दूसरा साइंटिस्ट, अब न्यूटन तो एक्सप्लेन नहीं किया, तो ठीक है, मैक्सवेल था उस टाइम पर, अभी हम बात कर रहे थे, मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया। तो मैक्सवेल ने थोड़ा ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया, मतलब मैक्सवेल ने क्या कहा, व्हेन एन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, जब कोई मूव्स अंडर द एक्सेलरेशन, जब कोई चार्ज पार्टिकल, वो आइदर पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो, मूव अंडर द एक्सेलरेशन, ठीक है, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस। तो वो कहता है अल्टरनेटिंग, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद ऐसा होगा, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिटेड, और वो प्रोड्यूस भी होते हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भी जाते हैं, जैसे सन में होता है। सन में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट होते हैं, उससे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं और ट्रांसमिटेड होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, या किस में होता है, एटम में होता है, अभी बताया था। मैक्सवेल ने खुद यही तो कहा कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, एक्सेलरेट होगा, तो वो क्या जब डेवलप करेगा, इट डेवलप्स द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, ट्रांसमिटेड, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाएंगे, यानी वो एनर्जी की फॉर्म में चला जाएगा, उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। यही उसने एक्सप्लेन किया एटम के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। और दीज फील्ड्स आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब ये फील्ड कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, वेव की तरह से ट्रांसफ़र करते हैं, मैक्सवेल ने कहा ऐसा कुछ। और कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि लाइट जो ट्रैवल करती है, वही आगे लिखा, लाइट इज़ ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक, और ये ट्रांसमिटेड होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ये ट्रांसमिटेड होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ उसने बताई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, ये इसने मैक्सवेल ने बताया, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी क्या है, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द ऑसिलेटिंग चार्ज, ठीक है। मतलब ये जो पार्ट ये होता है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, ऑसिलेटिंग होते हैं, यानी कि ऑसिलेशंस होते हैं एक तरह से ये, ठीक। ये ज़्यादा डिटेल आप फिजिक्स में पढ़ोगे, मैंने कहा ना ये फिजिक्स का पार्ट है, तो ज़्यादा डिटेल इसके बारे में फिजिक्स में मिलेंगे। जितना हो सकता था केमिस्ट्री के लिए यूज़फुल, ठीक है, या जनरल समझ अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैंने उतना लिखा है, उतना आपको समझा रहा हूँ। इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट आपको केमिस्ट्री में नहीं होगी, ठीक है। तो ऑसिलेटिंग जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, कौन प्रोड्यूस कर रहा है इन्हें, बाय द ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, में जो चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, उससे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं। और ये क्या होते हैं, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। दोनों ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ऑलवेज पर, और होता भी है ऐसा, ठीक है। बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट या वेव, या वेव और लाइट का जो सोर्स है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर भी होंगे, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगे और पाथ के भी परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि 3D स्ट्रक्चर बनेगा। एक्स के अलोंग अगर पाथ मूव कर रही है लाइट, तो ये एक बनेगा वाई के अलोंग और एक बनेगा कहाँ पर, जेड एक्सिस के अलोंग बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जैसे कि एक डायग्राम में हमने शो किया है, ठीक है। ये डायग्राम बना हुआ है, ये मान लीजिए यहाँ से जो पार्टिकल है वो लाइट मूव कर रही है,
और x, ये x के अलोंग है, x है डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन, ये हमने लिख दिया डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन x एक्सिस के अलोंग, ठीक है। ये इसका y है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर x के परपेंडिकुलर y और इन दोनों के परपेंडिकुलर इस तरह से ये z है, ठीक है, क्लियर। बोर्ड के मतलब ये कॉपी के प्लेन से बाहर होगा, बोर्ड के प्लेन से बाहर होगा, वो तो हम बना नहीं सकते 2D में, ठीक है। तो अब इसे मैंने इसी तरह से डायग्राम बनाया है थोड़ा सा कि जिससे थोड़ा क्लियर हो जाए। तो ये यहाँ पर हमने क्या किया है, x और y और z, ठीक है। तो हमने z को क्या कर दिया, थोड़ा सा ब्लैक कर दिया है, थोड़ा डार्क कर दिया है z को, ठीक है। z को मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ये z है, ठीक है। अपवर्ड टू डाउनवर्ड मतलब बोर्ड के प्लेन से बाहर को नोटबुक के प्लेन से बाहर इस तरह से, ठीक है। डार्क बाउंड्री कर दी मैंने इसकी, और आप चाहें तो इसे थोड़ा सा मैंने डार्कर भी कर दिया है, तो इसे पार्ट को आप डार्कर कर सकते हैं, ये वाला सारा पार्ट क्योंकि इसी का है तो ये थोड़ा डार्कर हो जाएगा z का, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा डार्कर कर दिया, ठीक है। और ये नीचे वाला पार्ट भी ऐसे, ये इसका पार्ट। अब ये बीच में क्या है, ये बीच में है कौन सा, y, क्योंकि ये रहेगा तो उसी मैं इसे डॉटेड बना देता हूँ, मतलब डैश लाइन टाइप का,